हेलो दोस्तों और प्यारे अभ्यर्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं राहुल शिबारे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2022 के परिप्रेक्ष्य में, जिसका थीम या टाइटल हमने रखा है कि हम इस परीक्षा में 80 से अधिक अंक कैसे लाएं। और इस स्ट्रेटजी का जो मूल कारण है वो ये है क्योंकि एमपीपीएससी ने कुछ दिनों पहले अपने परीक्षा शेड्यूल्स जारी कर दिए, जिसके अनुसार 2022 की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो इसी वर्ष मई माह में आयोजित होनी है। और मैं आशा करता हूं कि आप सब उसमें सफल हो और आप इसके लिए प्रयासरत भी होंगे। मेरा आपसे आज रूबरू होने का मूल कारण ये है कि मैं आपको वो कुछ तथ्य और अनुभव बताना चाहूँगा जिससे आप इस परीक्षा में 80 प्लस अंक ला सको। मैं कई सारे प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ कि 80 प्लस अंक ही क्यों, कैसे और किस द्वारा। चूंकि मुझे इस परीक्षा में खुद 5 बार 80 से अधिक अंक प्रारंभिक परीक्षा में मेरे द्वारा लाए गए हैं, थोड़ा सा मुझ पर अनुभव है, मैं उसी को साझा करने आया हूँ। मैं अपनी बात, अपने अनुभव आपसे शेयर करूंगा। आज इस वीडियो में हम सभी मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन जो सबसे पहले आपको जरूरी है वो ये जानना कि आज हम किस प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। वो प्रश्न जो हर एक अभ्यर्थी, चाहे वो पहली बार तैयारी कर रहा हो या फिर उसने पहले भी इन परीक्षाओं को दे रखा हो, चाहे वो उसमें सफल हो पाया हो या किसी कारण से नहीं भी हो पाया हो, उनके प्रश्न होते हैं। जैसे कि मैं सब कुछ बात करने के पहले उन्हीं 10 प्रश्नों की आपसे बात करना चाहूंगा कि वो कौन कौन से प्रश्न हैं जो हर अभ्यर्थी के समक्ष प्रारंभिक परीक्षा के दौरान उपस्थित होते हैं। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ उन प्रश्नों को पढ़ लें, फिर मैं अपने बारे में, हमारा जो विजन है, हमारे इंस्टीट्यूट का जो विजन है उसके बारे में और इन प्रश्नों के जो तथ्यपूर्ण जवाब हो सकते हैं उन पर क्रमबद्ध रूप से बात करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि सबसे पहला सवाल जो हर अभ्यर्थी के सामने एक चैलेंज की तरह भी आता है, एक जरूरी क्वेश्चन की तरह भी आता है, वो ये है कि क्या पहले प्रयास में प्रीलिम्स क्लियर करना संभव है ना। क्योंकि अधिकतर अभ्यर्थी वो होते हैं जिनका पहला प्रयास होता है, और वही क्यों जो पहला प्रयास दे रहे हैं, जिन्होंने पहले भी प्रयास दिए हैं, सफल हुए हैं, असफल हुए हैं, वो सबका ये सवाल जरूर होता है कि प्रीलिम्स परीक्षा पास करना क्या संभव है और पहले अटेम्प्ट में क्या संभव है। तो इसकी हम बात करेंगे आज। आपके मन में जो विचार उमड़ते हैं उन्हीं को मैं आज तथ्यों के साथ आपके सामने रखूंगा। दूसरा प्रश्न ये होना चाहिए, जो कि मैंने आपके सामने रखा भी है, कि क्या 100 दिन, लगभग 100 दिन शेष बचे हैं, 110 दिन शेष बचे हैं, अगर आज की तारीख से आप काउंट कर लो तो क्या इतने समय में तैयारी हो सकती है और क्या सिर्फ हो सकती है या 80 प्लस अंक लाए जा सकते हैं। तो बिल्कुल इसके भी हम तर्कपूर्ण और तथ्यपूर्ण उत्तर आपको देंगे। तीसरा बिंदु जो आपको जरूर याद रखना है वो ये है कि पढ़ने के अलावा क्या नहीं पढ़ना है ये जाना। ये तीसरा क्वेश्चन भी है इस फॉर्मेट में, ये तीसरा बिंदु भी है, क्योंकि अधिकतर दिक्कत यही आती है कि हम जब तैयारी करना शुरू करते हैं तो भटकाव बहुत ज़्यादा होते हैं, और सोशल मीडिया और जो तमाम प्रकार का कंटेंट आज मार्केट में अवेलेबल है वो इस भटकाने में और एक तरीके से आपको सहायता ही करता है और आप भटकते जाते हो। ऐसी नौबत ना आए, इसलिए मैं ये बताना चाहूँगा कि पढ़ना तो ठीक है, सब पढ़ेंगे ही, आप भी पढ़ोगे, सभी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, सभी सफल भी होंगे। क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप इस बात को समझ गए कि क्या नहीं पढ़ना है तो चैलेंज थोड़े कम हो जाएंगे, सफलता की राह थोड़ी सी आसान हो जाएगी, और जो कई प्रकार की हमारे मन में मतलब अनसुलझी कहानियां हैं वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी। फिर चौथा बिंदु जो है वो ये है, क्या 80 प्लस अंक कम समय व पहले प्रयास में संभव है, इसका भी हम उत्तर देंगे। और टेस्ट सीरीज, टेस्टों का सफलता में कितना योगदान है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आज का यही होने वाला है, क्योंकि मैंने अगर 5 बार 80 प्लस अंक लाए हैं, जिसमें चाहे 19 में मेरा इंटरव्यू कॉल हो, 20 में अभी आपको पता है कि रिजल्ट मेंस का नहीं आया है, 21 के तो मेंस ही नहीं हुए हैं, और उसके पहले 17 और 18 में मैंने इंटरव्यू तक दिया। मुझे 5 बार जो 80 प्लस नंबर लाने का मौका मिला, या मैं खुद को उसके लिए ये मानूंगा कि
मैंने अपनी मेहनत से ये अंक लाए। तो इसमें टेस्टों का कितना रोल है, तो मेरे लिए 90% रोल जो मेरा खुद के अनुभव है वो टेस्ट सीरीज के ही रहे, क्योंकि मैं टेस्ट को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखता हूं, क्योंकि वो ये बता देते हैं हमें कि हम कितने पानी में हैं, कितने स्तर तक हम पहुंच गए। तो किस प्रकार टेस्ट को एनालिसिस करते हैं, कैसे टेस्ट से अच्छे क्वेश्चन लाते हैं, इसकी चर्चा भी करेंगे। फिर बाकी क्वेश्चन को मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम्स और मेंस साथ में पढ़ें या अलग अलग, ये भी एक बड़ा कंफ्यूजन होता है। प्रीलिम्स का मेंस में योगदान है या नहीं, क्योंकि चूंकि हम, आपको पता है, प्रीलिम्स पास करके मेंस वाले स्टेज पर ही पहुंचने वाले हैं, इसलिए ये जरूर जानना चाहिए हमको कि मेंस में आगे प्रीलिम्स हमारा कितना साथ देने वाला है या वो कितने काम आएगा आगे मेंस वाली स्टेज में। फिर स्वयं के नोट्स बनाए या नहीं, क्योंकि मार्केट में इतना कंटेंट है, हम कंफ्यूज हैं। पहले ही हमने अपने घर को बुक स्टोर बना रखा है, किताबों का घर बना रखा है। ऐसी स्थिति में सिर्फ किताबों से काम चल जाएगा या हमको नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। और फिर हमें बात करनी है कौन कौन सी बुक महत्वपूर्ण रहेंगी, जिन किताबों का मैंने प्रयोग किया, जो मुझे ठीक लगी, जिनमें कम से कम त्रुटि है या त्रुटि है ही नहीं, मैं उनकी चर्चा भी करूंगा। और एक प्रश्न महत्वपूर्ण ये भी रहेगा कि परीक्षा के अंतिम दिनों में तनाव प्रबंधन एवं रिवीजन कैसे करें, क्योंकि हम पढ़ते तो बहुत हैं और पढ़कर हम लोग बहुत सारी जानकारियां भी इकट्ठी कर लेते हैं, हम टेस्ट भी लगातार देते हैं, उनको एनालिसिस भी करते हैं, हमारे प्रॉपर नोट्स भी बन जाते हैं। इन सब के बावजूद भी चूंकि हम मानव हैं और मानव में भावनात्मक पक्ष भी होता है, भावनाओं में डर और एक प्रकार की असहजता जैसी चीजें भी होती हैं, इसलिए परीक्षा के अंतिम दौर में दो चीजें बड़ी दिक्कत देती हैं। पहली आपके सामने लिखी है, एक तो तनाव, और दूसरा कभी कभी ये तनाव डर में भी बदल जाता है। तो हमें तनाव लेना है नहीं लेना है, कुछ छोटा सा तनाव हिस्सा वो अच्छा भी होता है, डर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इन सब चीजों की अगर हम बात करें तो जो 10 क्वेश्चन है, इसमें मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा एक एक करके। अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं भी आप ही की तरह सिविल सर्विसेज का, एमपीपीएससी का एक अभ्यर्थी रहा हूं और मैं प्रयासरत भी हूं। 2017 से लेकर 2021 तक जो 5 परीक्षाएं आयोग ने कराई, उसमें मुझे हर बार ईश्वर की कृपा से भी, माता पिता के आशीर्वाद से भी और अपनी खुद की मेहनत से भी, अपने जो इंस्टीट्यूट और अपने कलीग्स हैं उनके सहयोग से भी हमेशा 80 से अधिक अंक लाने का मौका मिला, चाहे 17 हो, 18 हो। 18 में कुछ क्वेश्चंस डिलीट हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो परसेंट में वो 80 प्लस ही हो गए थे लगभग। 19 जब एक मॉडरेट पेपर था, ना उसे बहुत कठिन कह सकते ना बहुत आसान कह सकते, उस समय भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। 20 जिसे अभ्यर्थी अभी तक का सबसे कठिन पेपर मानते हैं, उसमें भी मुझे कोई खास दिक्कत नहीं हुई, बल्कि मुझे वो पेपर का लेवल ठीक भी लगा, क्योंकि जितना ज़्यादा लेवल होगा मेहनती लोगों को उतना ही लाभ होगा। आप सब भी मेहनत करोगे तो आप भी निश्चित तौर पर किसी भी स्तर के पेपर को आसानी से हल कर पाओगे। 2021 का जो प्रीलिम्स हुआ उसे थोड़ा सा सरल तरीके से देखा गया कि सरल पेपर है, कुछ लोगों ने उसे लड्डू पेपर भी कहा। वो जैसा भी हो, अच्छा पेपर था। मुझे उसमें भी 80 से अधिक अंक प्राप्त हुए। यानी मेरी जो जर्नी अभी तक रही है, जिसमें 19, 17, 18 के इंटरव्यू, 19 इंटरव्यू कॉल है, आपको पता ही है। अभी आयोग एक स्पेशल और एडिशनल मेंस करा रहा है, इस कारण से रोका हुआ है। 20 का रिजल्ट अभी आना बाकी है और 21 की परीक्षाएं। तो इन सब के दौरान जो मैंने चीज़ें फॉलो की, मैं आज आपसे उन्हीं पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। अगर आपको कहीं भी उसमें लाभ होता है तो इसके लिए मैं खुद को सौभाग्यशाली मानूंगा कि मेरी कही गई कोई बात आपके काम आ सकी, है ना। हमारे इंस्टीट्यूट का भी यही सोचना है कि हम किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से जो लोग तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए बेहतर कर पाएँ, उनकी राह को आसान बना पाएँ, और इसमें जितना हम अपना प्रयास कर सकते हैं उतना प्रयास करें। अब बिना किसी समय को जाया किए हम एक एक प्रश्नों पर आते हैं और उनके तर्कपूर्ण उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जो हमारा पहला प्रश्न है, जो कि आपकी स्क्रीन पर होगा, आप जिस भी माध्यम से इसे देख रहे होंगे, लैपटॉप में, मोबाइल में, जिसमें भी, आप पहला प्रश्न देख रहे होंगे कि क्या पहले प्रयास में प्रीलिम्स क्लियर करना संभव है।
अब सबसे पहला सवाल ये कि यही प्रश्न मैंने क्यों लिया, तो इसके पीछे कारण ये है कि तमाम अभ्यर्थी इस कश्मकश में हमेशा रहते हैं कि जब वो पहला प्रयास दे रहे हैं तो क्या उनका प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं होगा। तो इसका बड़ा सीधा सा उत्तर है, साधारण सा उत्तर है कि अधिकतर जो लोग सफल हुए हैं, अधिकतर लोग जो सफल हुए हैं या अधिकतर लोगों ने मेंस या इंटरव्यू तक भी पहुंचे हैं, मतलब और स्टेज तक पहुंचे हैं, उनका वो पहला ही अटेम्प्ट था। क्योंकि पहले अटेम्प्ट में जितनी मेहनत और जितना सेल्फ मोटिवेशन हमें होता है वो किसी दूसरे प्रयास में हो ही नहीं सकता, है ना। जैसे कि एक बड़ी सिंपल सी बात है कि पहली जो मोहब्बत होती है वो सबसे खतरनाक होती है, कुछ उसी प्रकार की मोहब्बत होती है हमारी प्रीलिम्स से। जब पहली प्रीलिम्स हमारा होगा तो आप जानोगे कि आप घंटों पढ़ सकते हो। हाँ, ये अलग बात है कि आपकी प्रकृति मेहनत करने वाली है या नहीं, क्योंकि तमाम लोग हैं जो केवल ख्वाली पुलाव में भी जीते हैं कि भाई हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसे हो जाएगा। नहीं, करना आप ही को पड़ेगा। और पहले प्रयास में बहुत अच्छा क्यों होता है, मैं इसके 4-5 बड़े आपको लॉजिकली बात बताता हूं, तर्कपूर्ण उत्तर बताता हूं। आप चाहो तो आप उन पॉइंटों को लिख भी सकते हो जो आपके काम आएंगे, है ना। जैसे कि देखिए, एक शब्द है सेल्फ मोटिवेशन। आत्म अभिप्रेरण, आत्म अभिप्रेरण मतलब कि खुद को प्रेरित करने की क्षमता। हम सबके अंतर्गत एक आंतरिक पक्ष होता है, अंतरात्मा होती है, वो हमें अच्छा करने का, बेहतर करने का या महत्वाकांक्षी होने के लिए प्रेरित करती है। सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज्यादा कभी होता है वो पहले प्रयास में होता है। दूसरा जो मुझे लगता है पहले प्रयास में सफलता का कारक है वो है उत्साह। आप ये बात खुद से भी, खुद में भी देख सकते हो, आपका चाहे पहला प्रयास हो या दूसरा हो। अगर पहला प्रयास है तो आप देख ही रहे होगे। अगर मैं फिर वही बात कहूंगा, ये डिपेंड करता है कि आप कितने डेडिकेटेड हो अपने लक्ष्य के प्रति, जो आपका टारगेट है, प्रीलिम्स है या पूरा का पूरा पोस्ट तक की जर्नी है, उसके प्रति कितने डेडिकेटेड हो। इस दौरान जब आपका पहला प्रयास होगा उसमें सबसे ज्यादा उत्साह होगा, फिर उत्साह धीरे धीरे कम हो जाता है। कभी कभी आयोग और सरकार द्वारा भी कुछ ऐसे फैसले लिए जाते हैं कि हमारा मोटिवेशन थोड़ा डाउन होता है, लेकिन बावजूद इसके अगर हम ये सोच लें कि सब दुनिया से अलग मेरा टारगेट ये है कि मुझे बेहतर से बेहतर करना है, तो उसके लिए जो उत्साह होगा वो पहले प्रयास में सबसे ज़्यादा होगा। इसके अलावा एक और जो कारण है जिसके लिए मैं दावे से कह सकता हूं कि पहले प्रयास में प्रीलिम्स कैसे क्लियर होगा या करना संभव है, इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है। मनोवैज्ञानिक जिसे हम मन का विज्ञान भी बोलते हैं। अधिकतर बच्चे जब तैयारी करने आते हैं, खूब मेहनत करते हैं, उनकी उम्र 21 साल के आसपास होती है, क्योंकि 21 साल वो क्राइटेरिया है जब आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि वो 21 साल की उम्र में डेप्यूटी कलेक्टर बन जाए, या किसी का डीएसपी बनने का सपना है वो डीएसपी बन जाए। यानी ये दो टॉप मोस्ट पोस्ट होती हैं जिनके पीछे बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है या ये सोच है, ये बड़ी अच्छी भी है। ये मनोवैज्ञानिक सोच है कि 21 साल की उम्र में अगर हम डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे तो ना केवल हम कैरियर अपॉर्चुनिटी हमारे पास ज़्यादा होंगी, हम रिटायरमेंट तक सबसे बड़ी पोस्ट तक पहुंच पाएंगे, बल्कि हम दुनिया को, अपने माता पिता को ये भी, उनका नाम भी रोशन कर सकते हैं और दुनिया को ये भी दिखा सकते हैं कि हम कम उम्र में कितना बेहतर कर सकते थे। तमाम लोगों ने ऐसा किया है, तमाम ऐसे उदाहरण हैं। तो सेल्फ मोटिवेशन हो, उत्साह हो, मनोवैज्ञानिक कारण हो, और एक होता है हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम। ये वो 4 फैक्टर होते हैं जिनके चलते हम ये दावे से कह सकते हैं कि कोई मेहनती व्यक्ति, कोई जुझारू किस्म का व्यक्ति, सतत प्रयास करने वाला व्यक्ति पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर कर सकता है। यानी पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर करना संभव है, इसमें आप कोई डाउट मत रखना। अगर डाउट हो तो आज से आप उस मिशन पर लग जाइए
कि आप प्रीलिम्स क्लियर करके खुद के ही डाउट को दूर कर दो, और ऐसा तमाम लोगों ने किया है। इसके अलावा यहाँ मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि जिन लोगों को मैं जानता हूँ और जिनसे मैं परिचित हूँ, उनमें से तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने तैयारी के पहले प्रयास में ही प्रीलिम्स भी क्लियर किया, मेंस भी क्लियर किया, वो सेलेक्ट भी हुए। कुछ लोग इंटरव्यू तक पहुंचे तो कुछ लोग मेंस तक पहुंचे, लेकिन अधिकतर जो लोग परीक्षा देते हैं, 3-3.5 लाख जो फॉर्म परीक्षा के अप्लाई होते हैं आयोग की साइट पर या आयोग के अंतर्गत, उनमें से जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते। कुल 40-50 हज़ार लोग सीरियस होते हैं, बाकी तो एक वैकेंसी के तौर पर इसे लेते हैं, एक अफसर के तौर पर लेते हैं, लेकिन उतने डेडिकेट नहीं होते। उन 40-50 हज़ार लोगों में से अधिकतर लोग जो मेंस लिखते हैं वो वही होते हैं जिन्होंने पहला अटेम्प्ट दिया होता है ना। तो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन था उसका उत्तर है। जितने जैसे जैसे हम क्वेश्चन के नीचे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन उतने महत्वपूर्ण हो जाएंगे। आप लगातार जुड़े रहिए और उन प्रश्नों के उत्तर को समझिए, और उनमें से आप जो अच्छे बिंदु समझते हो अपने पास रख भी सकते हो अपने कॉपी में नोट्स बनाकर। जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या शेष 100 दिनों में तैयारी संभव है। ये भी प्रश्न अमूमन हर स्टूडेंट के सामने आता है, चाहे उसकी तैयारी अच्छे स्तर पर हो चाहे कमजोर स्तर पर हो। और मैं दावे से कह सकता हूं ऐसे तमाम लोग जो इस परीक्षा को पास करने वाले हैं, ऐसे तमाम लोग जो अभी इस कश्मकश में है कि तैयारी कैसे स्टार्ट करें, कब से स्टार्ट करें, ऐसे तमाम लोग होंगे जिन्होंने अभी पढ़ना शुरू भी नहीं किया होगा और परीक्षा पास भी कर लेंगे, क्योंकि 100 डेज अभी परीक्षा में है। 100 से ज्यादा ही दिन है, मैं 100 इसलिए मान के चल रहा हूं कि कुछ लोग अभी मन बना रहे होंगे, है ना। 100 दिन को मैं सफिशिएंट मानता हूं। ये हमारे प्रश्न का एक सादा सा उत्तर है कि 100 दिनों में तैयारी संभव है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पर कुछ आपसे तथ्यों के साथ बात की जाए कि ये कैसे संभव है। देखिए, आपने पैटर्न देखा होगा, जो परीक्षा का पैटर्न है वो यूनिट वाइज है। दो 2019 के बाद से जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें सिलेबस चेंज हो गया है। आपको मालूम है 10 यूनिट है और 100 क्वेश्चन है, यानी कि हर यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं लगभग। कभी 9 हो जाते हैं, कभी 11 भी हो जाते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज हर यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। सभी जो यूनिट्स हैं उनका वेटेज कैसा है, उनका वेटेज एकदम बराबर है। इन 10 यूनिट को अगर हम और गहराई से देखें तो कुछ यूनिट्स में नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज़्यादा हैं, यानी एक से अधिक सब्जेक्ट भी हैं। लगभग आप ये कह सकते हो कि 15 से 16 विषय हमको पढ़ने होते हैं। अगर मैं इस कैलकुलेशन पर चलूं तो 100 दिन कम है, क्योंकि पूरे 15-16 सब्जेक्ट को पढ़ना इतना आसान तो नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो इसके पीछे का विज्ञान है वो बता दूं कि कम समय में जितनी बेहतर तैयारी हो सकती है उतनी तैयारी बहुत लंबे समय में नहीं हो सकती। आप इस बात को खुद से सोचकर देखिए, अगर पीएससी किसी कारण से इस परीक्षा को 1 साल बाद कराता, ऐसा हो ना मैं ऐसा चाहता, मैं तो चाहता हूं कि आप लगातार शीघ्र सिलेक्ट हो, लेकिन फिर भी तो आप 6-7 महीने तो किताबों से दूरी बना लेते अधिकतर लोग, क्योंकि आपको लगता कि अभी बहुत समय है ना। आप में से तमाम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन में या अपने स्कूल पीरियड्स में कुछ दिनों पढ़कर ही परीक्षाएं पास की होंगी, ना केवल पास की होंगी बल्कि अच्छे नंबर से पास की होंगी। हालांकि स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं में और पीएससी में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि वहां से पास होने के लिए परीक्षा दी जाती है और यहाँ एक कंपटीशन है, एक रेस है जिसमें आपको तमाम लोगों को पीछे करना है। हालांकि ये कंपटीशन हेल्दी, जितना हेल्दी होगा उतना बढ़िया होगा, जैसे कि प्रतिस्पर्धी संघवाद में होता है ना। तो मेरा यहाँ पर बताने का मतलब क्या है कि 100 दिन इसलिए सफिशिएंट है क्योंकि हमारे पास एक टारगेट होता है कि हमारे पास समय कम है। कम समय में हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो हमें पता है कि कितने समय के भीतर करना है, और दूसरा व्यक्ति की भी तो अपनी क्षमताएं, अपनी सीमाएं। वो साल भर नहीं पढ़ सकता, उसे आप साल 2 साल लगातार मेहनत करवाओगे 10-12 घंटे
तो निश्चित तौर पर वो थक जाएगा, और थक जाएगा तो अपने आप जो सेल्फ मोटिवेशन है वो डिमोटिवेशन में बदलने लगेगा, और ऐसी तमाम चीज़ें होंगी जिसके चलते पढ़ाई से आपका मन ऊबने लगेगा। लेकिन आपको पता है कि मुझे अगर 100 दिन, लगभग दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ना है, रिवीजन करना है, टेस्ट भी देने हैं, टेस्ट को एनालिसिस भी करना है, क्योंकि सबसे बड़ा रोल तो टेस्ट का ही होता है ना। उससे मालूम चलता है कि हम कितना सही कर रहे हैं, कितना सही नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। इन सब से 10-12 घंटे आप डेली कर रहे हो, यानी कि 100 दिन में लगभग आप 1000 घंटे के आसपास पढ़ रहे हो, तो 1000 घंटे बहुत बड़ा समय होता है। यानी मैं तो बहुत सामान्य तरीके से कहूँ कि कितना ही कमज़ोर स्टूडेंट हो, कमज़ोर तो खैर कोई भी नहीं होता, सिर्फ हम अगर उसके आने वाले नंबर्स के आधार पर देखें, वो खुद अपना टेस्ट के माध्यम से खुद को जांचे, तो आप ये देखोगे कि अभी भी अगर उसने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, थोड़ी बहुत भी पीएससी के प्रति उसकी रुझान है, जागरूकता है, तो वो 100 में से 40 से 50 क्वेश्चन आज भी ठीक कर लेगा। हालांकि इससे वो प्रीलिम्स तो पास कर नहीं पा रहा है, लेकिन 50% तैयारी तो उसकी है। अब आप खुद सोचिए, आपको लाने कितने हैं? 30 टू 40 नंबर। मान लो कि अगर आपके 50 नंबर आ जाते हैं आज के टाइम में, आपने पहले से पढ़ रखा होगा और आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप जानते भी होंगे, स्कूल में कॉलेज में भी कई चीज़ पढ़ी होती है, क्योंकि पीएससी में 30-40 क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, ये बात आप जानते हो। यानी आपको लाने हैं ले देकर 30 से 40 क्वेश्चन नंबर लाने हैं, मतलब 100, मैं 100 के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि अगर परीक्षा में पूरे 100 क्वेश्चन है और उसी से कट ऑफ बनना है और 80 नंबर से हमें पास होना है ना, तो उसके पीछे जो वजह है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि 30, 40 या 50 नंबर हमको लाने हैं। यानी अगर हम 2 दिन में सिर्फ 1 नंबर के लिए प्रयास करें तो भी हम 80 प्लस नंबर ला सकते हैं। हर 2 दिन में सिर्फ 1 नंबर लाएं तो 50 नंबर आते हैं, और 30 नंबर तो 40 नंबर तो आप आज भी ला पाओगे। आप प्रीलिम्स में इतने बेहतर नंबर ला सकते हो, इतने बेहतर नंबर कि आपको मेंस के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि रिजल्ट जब आएगा तब तैयारी करूं, या तैयारी मुझे 2 दिन के बाद ही शुरू कर देनी चाहिए, है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर लगभग आपको मिल गया होगा कि 100 दिनों में तैयारी हो सकती है, 100 दिनों में ज़्यादा मेहनत हो सकती है, 100 दिनों में एक निश्चित दिशा में मेहनत हो सकती है, और तो और हमें हर 2 दिन में अगर 1 नंबर भी लाने हैं तो 100 दिन में 50 नंबर आते हैं, और 30-35 नंबर तो गिरी से गिरी हालत में जो पहली बार भी दे रहा होगा वो भी आज लेकर आ जाएगा, तो 80 प्लस नंबर आसानी से आ सकते हैं। ये 2 प्रश्न एक प्रकार से विद्यार्थी के, अभ्यर्थी के मनोविज्ञान से जुड़े हुए थे, जैसे सवाल उत्पन्न होते हैं। अगर हम आगे की ओर बढ़ें तो देखिए, तीसरा क्वेश्चन है पढ़ने के अलावा क्या नहीं पढ़ना है, ये जाने आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए मैं खुद को ही एग्जांपल मान सकता हूं कि जब मैं तैयारी करने आया था तो आप ही की तरह मेरी भी शुरुआत थी, जीरो ही था। इंजीनियरिंग की हुई थी तो और दिक्कतें थी, क्योंकि कभी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़े नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे चीजें समझ में आई। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को बारीकी से देखा और कई सारे टेस्ट वगैरह देखे, तो ये बात समझ में आई कि व्यक्ति सफल जब होगा जब उसे ये पता हो कि क्या नहीं पढ़ना है। अधिकतर स्टूडेंट जो बहुत मेहनती होते हैं वो कई सारी चीज़ें वो भी पढ़ रहे होते हैं जो मेरे हिसाब से कहीं ज़रूरी है ही नहीं, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कई सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ। कारण क्या है? वो इंग्लिश मीडियम वाले थे जिनको मैं जानता हूँ, वो आज भी द हिंदू को रेगुलरली पढ़ रहे हैं। द हिंदू पढ़ना बुरी बात नहीं है, द हिंदू जो पढ़ रहा है निश्चित तौर पर वो बौद्धिक व्यक्ति है, उसके पास जानकारियों की कमी नहीं है। लेकिन ईमानदारी से बताइए, हम यहाँ जानकारियाँ इकट्ठा करने आए या सिलेक्शन लेने आए? हम उन चीज़ों को क्यों अवॉइड ना कर दें जो फिलहाल हमारे काम की नहीं है। एक बार आप सेलेक्ट हो जाओ, उसके बाद खूब पढ़ना। सरकार आपको पढ़ने के भी पैसे देगी, सिर्फ नौकरी करने के पैसे नहीं देगी। सर, आप चाहो तो लीव लेकर और तैयारी कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, आप चाहो तो मास्टर्स कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, आपको फेलोशिप्स वगैरह मिलती हैं। लेकिन अभी जब हमारा मूल उद्देश्य सिलेक्शन लेना हो और सिलेक्शन में भी टॉप पोस्ट लेना हो, तो कई चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है। इसलिए मैं आपको सरल शब्दों में कुछ बिंदुओं के आधार पर यह बताना चाहता हूं कि परीक्षा में
हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। मैंने तो नॉर्मल टॉपिक ये बनाया है कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है। मैं बुक्स की बात नहीं करूंगा, क्योंकि इन आने वाले क्वेश्चन में एक पूरा ही क्वेश्चन हमारा बुक्स पर है, तो वहां मैं बताऊंगा ही आपको कि मैंने किन किताबों से पढ़ा, किस प्रकार की किताबें सबसे बेहतर होती हैं, किन में कम से कम त्रुटि होती है, और उनका चयन कैसे हो, और कैसे जाने हम कि उन्हीं से ज़्यादा पेपर आता है। इन सब पे चर्चा आगे करने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पर दो कैटेगरी बना लें, जिसमें पहली कैटेगरी हमें ये पता होनी चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर आप इस चीज को समझ गए तो निश्चित तौर पर आप एक बड़े जंजाल से बच जाओगे, क्योंकि परीक्षा के दौरान जो बड़ी दिक्कत आती है वो यही आती है कि इतना सारा पढ़ना होता है, और आपको पता है कि समय की हमेशा हमारे ऊपर एक पाबंदी होती है, हमें और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। अगर हम बात करें कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, तो पहला बिंदु मैं आपको बता दूं जो हमको नहीं पढ़ना है, उसमें आपको एक विषय की कई सारी किताबें नहीं पढ़नी है। एक विषय की अनेक बुक, अनेक किताबें। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, हर मार्केट में डेली एक नई किताब आ रही है, और जो नई किताब आ रही है वो पहले से ज़्यादा तड़कती फड़कती है, ज़्यादा रंग बिरंगी है। उसमें कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, हालांकि उनकी ज़रूरत भी नहीं होती है। एमपीपीएससी के स्तर पर ऐसे तथ्यों की आवश्यकता भी नहीं होती है, लेकिन हर व्यक्ति मार्केट में कुछ ना कुछ तो नया करना चाहता ही है। तो हम क्या करते हैं, एक ही विषय की 3, 4, 5 किताबें इकट्ठी कर लेते हैं। मैंने आपको बता ही दिया, पीएससी में 10 यूनिट हैं और लगभग 15-16 विषय हैं। अगर इनकी हम 2-2, 3-3 किताबें इकट्ठी कर लें तो नंबर ऑफ बुक्स 50-55 हो जाएंगी। और आप खुद सोचिए कि इन बचे हुए 100-110 दिन में इतनी बुक्स पढ़ना प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि उनको पूरा पढ़ा जा सके। और पढ़ भी लेंगे तो कितना याद रख लोगे, और कितना याद रख भी लिया, आपकी बहुत अच्छी बुद्धि है, आपका आईक्यू लेवल बहुत हाई स्तर का है, तो रिवीजन कैसे करोगे। वनडे एग्जाम, प्रीलिम्स वनडे एग्जाम है, ये पूरी परीक्षा 3 टायर्स है, उसमें आगे सब्जेक्टिविटी वाले चीज़ें भी हैं, लेकिन प्रीलिम्स तो एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव पोर्शन ही हो गया, कुछ वनडे एग्जाम जैसा। उसमें तो रिवीजन का बड़ा रोल है, और रिवीजन कैसे करोगे जब किताबें हैं। तो जिन लोगों को मैंने कई सारी किताबें पढ़ते हुए देखा है, उनके नॉलेज भले ही किसी भी स्तर की हो, मैंने फिर बोला कि हम नॉलेज तो इकट्ठा कर ही लेंगे, जब पैसा मिलेगा नौकरी पर तो वो नॉलेज तो इकट्ठी करनी है। लेकिन जब हमारे पास अभी फिलहाल पहली प्रायोरिटी पोस्ट लेना हो, हमें अथाह नॉलेज की जरूरत नहीं है। हमें उतनी जरूरत है जितनी एमपीपीएससी चाहता है एक अभ्यर्थी को होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्तर पर उससे बात कर लो, फिर प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू, किसी भी लेवल पर। इसलिए आप एक विषय के लिए अनेक किताबें ना लें। ठीक है, अच्छी किताबें कौन कौन सी हो सकती है मैं इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन मेरा बताने का उद्देश्य था कि एक किताब सबसे बढ़िया है। एक किताब को आप कई बार पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो। हाँ, नोट्स बनाते समय अगर आपको कोई किताब आपके मित्र की, रूममेट्स की मिल जाती है तो उसका समावेशन कर सकते हो। उसके लिए अनावश्यक पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से एक विषय के लिए एक किताब सफिशियंट होती है, बस उसका चयन बड़ी सावधानी से होना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट क्रांति भारत में हो चुकी है, 4G से हम 5G की ओर मूव कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में तमाम यूट्यूब चैनल्स बन चुके हैं जो आपको करंट और तमाम प्रकार के क्वेश्चंस बताते हैं, है ना। कई सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। चूंकि हर एप्लीकेशन पर, हर यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा कंटेंट है, और हम अगर सबके कंटेंट के पीछे ही भागेंगे तो हम अपना कंटेंट जो जो खुद का निचोड़ हो सकता था किताबों से, उसे ठीक से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अनावश्यक जो चैनल्स वगैरह हैं, एप्लीकेशंस वगैरह हैं, उनसे आप बचिए,
क्योंकि उसमें उससे जो जानकारी आपको मिलेगी हो सकता है कि उसमें से एक आध जानकारी ठीक भी हो, लेकिन वो प्रॉपर नहीं होती। प्रॉपर तैयारी तब होती है जब आप किसी चीज को पढ़कर अपने उससे कंक्लूजन निकालो। जैसे आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ के करंट अफेयर्स के नोट्स बना रहे हो, तो आपको उसके आगे का, पीछे का, वर्तमान का, भविष्य का सब मालूम होगा। उसमें आपको पता होगा कि कौन सी चीज पीएससी पूछ सकता है, कौन सी नहीं, उनको इकट्ठा कर सकते हो। लेकिन एक व्यक्ति के आप मल्टी जो एमसीक्यूज हैं वो देख रहे हो, तो वो उसकी सोच होगी और उसने वो अपने हिसाब से बनाए होंगे। इसलिए आपको क्या नहीं करना है, अनावश्यक इन चीजों के पीछे नहीं भागना है। और तीसरी बात मैं अगर आपको बताऊं, तो जो बड़े बड़े स्तर के न्यूज़पेपर हैं, जैसे कि मैंने आपको द हिंदू का नाम लिया, प्लस राष्ट्रीय स्तर के और भी न्यूज़पेपर हैं, जैसे कि एक बड़ा अच्छा न्यूज़पेपर है, पढ़ने के लिए अच्छा है, लेकिन वो करंट के लिए या नोट्स बनाने के लिए 2-2 3-3 घंटे पढ़ने के लिए नहीं है। जैसे कि जनसत्ता और क्या बोल सकते हैं उसको, दैनिक जागरण, ये दो न्यूज़पेपर हैं, दैनिक जागरण और जनसत्ता। ये मेंस के लिए तो बढ़िया है, आप मेंस में खूब पढ़िए इनको, लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जितना आपको बताएंगे उसमें आपका समय बहुत खर्च होगा, और समय की बड़ी कीमत है। इनकी जानकारी बड़ी वैलिड होती है, स्पष्ट होती है, लेकिन इनको पढ़ने में, समझने में लंबा समय लगता है। इनके स्थान पर हम जो मंथली मैगजीन्स होती हैं, जो इनका निचोड़ होती है, उनसे अपने नोट्स तैयार करेंगे तो बेहतर होगा, है ना। तो ये वो चीजें हैं जो हमें नहीं पढ़नी है अनावश्यक। इसके अलावा एक बात आती है लूसेंट। हर स्टूडेंट जब भी तैयारी करने आता है, वो कुछ खरीदे ना खरीदे, लूसेंट खरीदता है। मेरा ऐसा मानना है कि लूसेंट बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि लूसेंट बहुत बुरी है। अगर मुझे मिसलेनियस पढ़ना है, विविध पढ़ना है, तो लूसेंट बेस्ट है। अगर मुझे बाकी सब्जेक्ट पढ़ना है तो लूसेंट को मैं इग्नोर करने की सलाह दूंगा। क्यों? इसके पीछे वजह है कि हमें अपनी तैयारी एकदम हाई प्रोफाइल किताबों से भी नहीं करनी है। जैसे कि मैंने किताबों या न्यूज़पेपर द हिंदू का नाम लिया मैंने, क्योंकि वो अलग लेवल हो जाता है, एमपीपीएससी का लेवल उससे कम है। लेकिन हमको एमपीपीएससी को इतना कमजोर भी नहीं समझना है कि हम लूसेंट के भरोसे रहें, है ना। लूसेंट से कुछ क्वेश्चंस आते हैं और कुछ क्वेश्चंस हर किताब से आते हैं। बात यह है कि 80 प्लस पहुंचाने के लिए कौन सी किताबें महत्वपूर्ण है। चूंकि लूसेंट से पढ़कर प्री निकल भी जाएगी, तो मेंस में फिर आपका बेस कमजोर होगा। अच्छी किताबों से आपके लिए मेंस के लिए बेस भी तो होगा। सिर्फ प्रीलिम्स पास करके हमें कोई पोस्ट तो मिलने वाली नहीं है। पोस्ट तो हमें मेंस में अच्छे नंबर, इंटरव्यू में अच्छे नंबर और उन सबके कंक्लूजन से जो आखिरी फाइनल लिस्ट आएगी उससे मिलने वाली है। तो लूसेंट मैं ये नहीं कहूंगा आप अवॉइड कीजिए, लेकिन इस पर निर्भर मत रहिए। सब्जेक्ट के लिए आप अच्छी किताबें पढ़िए। अभी मैंने बता ही दिया है कि एक क्वेश्चन हमारा उसी पर होगा, हम बात करेंगे, है ना। यहां मैं बताना चाह रहा हूं कि मिसलेनियस वाला पोर्शन सबसे बेस्ट है किसके लिए, आप सबके लिए, लूसेंट से, है ना। क्योंकि पीएससी 2 4 5 क्वेश्चन तक पूछ लेता है, क्योंकि फैक्चुअली पूछना है तो मिसलेनियस बढ़िया अच्छा होता है। मिसलेनियस मतलब विविध, जिसमें हम ये जानते हैं कि दुनिया भर के संगठन, प्रमुख दिवस, भारत में महिलाएं जो पहली हैं, जैसे पहली प्रधानमंत्री वगैरह वगैरह, किताबों के नाम, ये सब चीज़ें आप देखते हो। उसको छोड़कर आपको लूसेंट से अपनी निर्भरता कम करनी होगी। इसके पीछे मैं 2 आपको कारण बता दे रहा हूँ। पहली बात कि लूसेंट सब कुछ कवर नहीं करा सकती, पीएससी ये बात अच्छे समझ चुका है। 2020, 19 और 21 के पेपर इस बात का गवाह है कि अब लेवल बढ़ चुका है, वो यहाँ से नहीं पूछेगा, है ना। दूसरी बात, प्रीलिम्स अकेला पास नहीं करना है, हमको अपना बेस मजबूत करना है, मेंस भी और इंटरव्यू भी। उसके लिए अच्छी किताबें पढ़नी है, किसी एक किताब पर निर्भर नहीं रहना है, ठीक है। तो ये वो बिंदु थे जिसके बारे में मैं कहना चाह रहा था कि आप ध्यान रखिए आपको क्या नहीं पढ़ना है। अब यहाँ एक लॉजिकल बात मैं आपको और जोड़ दूं ताकि चीजें क्लियर हो सकें, कि इसके लिए मैं या आप कोई भी हो, एक एस्पिरेंट के लिए सबसे अच्छी सलाह क्या हो सकती है कि वो किन चीजों को अवॉइड करे। इसके लिए आपको सबसे पहले फोकस करना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर। मार्केट में और आयोग की साइट पर भी तमाम ऐसे साधन हैं कि आप 2000 से लेकर
2021 तक, सॉरी बार बार 23 आता है क्योंकि है तो 23 ही साल है, 2021 तक। इन 21 सालों में लगभग हर साल एक आध 2 सालों को छोड़ दिया जाए तो परीक्षाएं हुई हैं, यानी 17-18 परीक्षाएं हो गई हैं। यानी जीएस के 1700 से 1800 क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल हैं। किसी की सोच को पकड़ने के लिए 5 मिनट उससे बात करना भी काफी होता है। हमें आयोग की स्ट्रेटजी और सोच को समझना है तो हमारे पास 1700-1800 क्वेश्चन अवेलेबल हैं। इतने क्वेश्चंस को पढ़कर आप ये समझ लोगे कि क्या चीजें नहीं पूछी जाती जिनको हम अनावश्यक पढ़ रहे हैं, और कौन सी वो चीजें हैं जो हम छोड़ रहे हैं, है ना। उनको छोड़ना नहीं है जो पीएससी पूछता है, और उनको अवॉइड करना है जो पीएससी नहीं पूछता है। इसके लिए मैंने जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी वो सिंपल सी थी कि मैंने पहले तो उस समय मैंने 1994 से मुझे पेपर मिल गए थे पुराने, और मैंने उनको सॉल्व किया। लगभग हर साल के 50-60% क्वेश्चन तो मुझसे बन जाते थे, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ाई करने के बाद ही उसको उठाया, है ना। जितने क्वेश्चंस नहीं बनते थे मैंने पहले तो उनको एक क्रम में एक कॉपी में इकट्ठा किया। उसके पीछे वजह ये थी कि मुझे बार बार वो बुक उठानी ना पड़े। 2-4 पेजों में मैंने छोटी छोटी राइटिंग में सारे क्वेश्चंस बना लिए, और एक साइड एक लाइन खींच दी टॉपिक्स की कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आज तक मैंने सुने ही नहीं है और जो पीएससी पूछता है। निश्चित तौर पर मुझे 50 से 60 टॉपिक मिलेंगे इतने सारे क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन एक टॉपिक से ही पूछा जाता है। उन टॉपिक्स को मैंने तैयार किया, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए, है ना, और सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। जब भी मैं पेपर देने गया मुझे 10 से 12 क्वेश्चन हमेशा उन क्वेश्चंस में से या उन टॉपिक्स में से मिले। तो 70-72 नंबर अगर हम ला सकते हैं और 10-12 नंबर हमारी इस स्ट्रेटजी से मिल जाते हैं तो 80+ हो जाते हैं। यही सब चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा इग्नोर करना है, और इस बात को ध्यान रखना है कि ना तो आप कोई वनडे एग्जाम देने जा रहे हो व्यापम का, और ना आप यूपीएससी देने जा रहे हो। आप देने जा रहे हो एमपीपीएससी, जो बहुत लोअर नहीं तो बहुत हायर लेवल पर भी नहीं पूछता। वो आप जानना चाहता है कि आप विषय की समझ कितने रखते हो। फिर अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन है, क्या 80+ अंक कम समय व पहले प्रयास में संभव है। अब चूंकि मैं आपसे मुद्दे पर बात करूं कि बार बार मैं 80+ की बात क्यों कर रहा हूं, 80+ ही क्यों, ये भी तो एक प्रश्न होगा ना। आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो एक सवाल आपके मन में होगा कि 80+ ही क्यों। तो इसके पहले मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं कि संभव है या नहीं, पहले मैं यही बता देता हूं कि 80+ ही क्यों। इसके पीछे मैं 3 वजह देखता हूं कि मैंने ये जो बात आपसे की है इसमें एक टारगेट 80 क्यों सेट किया है। इसके पीछे एक तो बड़ा सामान्य सा कारण है, कट ऑफ। अगर आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ देखो तो आप देखोगे, जैसे कि 21 का कट ऑफ देख लीजिए, चूंकि 22 की परीक्षा है ना, तो 77 नंबर तक कट ऑफ गया है, 77 नंबर। और आप जानते ही हो कि स्टूडेंट्स कॉम्पिटिशन्स लगातार बढ़ ही रहा है, तो कट ऑफ कम होने के चांसेस कम होते हैं। भले ही कम हो जाए लेकिन हम एज अ एस्पिरेंट ये मान के चलें कि बढ़ेगा, तभी हमको मोटिवेशन भी मिलेगा, थोड़ा सा सकारात्मक हम पर दबाव और डर भी होगा कि हम ज़्यादा मेहनत कर सकें। तो चूंकि कट ऑफ लगातार इंक्रीज हो रहे हैं इसलिए जरूरी है कि हमें 80 के आसपास नंबर लाने चाहिए। इसके पीछे जो दूसरा कारण है वो है सिक्योर जोन। जब भी आपके नंबर ऐसे होते हैं जो संभावित कट ऑफ के आसपास होते हैं, आप जानते ही हैं परीक्षा के बाद तमाम प्रेडिक्शंस लगाए जाते हैं, एनालिसिस किया जाता है, और एक संभावित कट ऑफ तमाम विद्वानों द्वारा, संस्थाओं द्वारा आपको बताया जाता है, ताकि आप तय कर पाओ कि आप किस दायरे में हो, पास वाले लोगों में हो या आप मेंस लिख रहे हो नहीं। इसमें 2 प्रकार के लोग बड़े सुखी होते हैं, एक वो जिनके नंबर संभावित कट ऑफ से बहुत ऊपर हैं, वो मेंस में लग जाते हैं। एक वो जिनके नंबर बहुत कम है, वो पीछे हट जाते हैं और अपनी दूसरी तैयारी या अगली प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत उनके समक्ष होती है कि जो संभावित कट ऑफ से लगभग बराबरी पर है। जैसे
एक कॉमन कट ऑफ निकल कर आता है 70 से 75 के बीच में, और आप इसी दायरे में हो, तो आप मेंस पढ़ने जब भी बैठोगे आपकी अंतरात्मा आपको टोसते रहेगी कि यार कहीं अगर नंबर नहीं आए तो क्या होगा। और जब ये फील या ये भावना आपके मन में आ गई तो आपकी तैयारी में आप 100% नहीं दे पाओगे। इसीलिए मैं क्या बोलता हूं कि 80 प्लस सिक्योर जोन है। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि 80 प्लस ही आए, कट ऑफ से ज्यादा आपके नंबर आए, आप पास हो जाएं मेंस लेके, मैं यही चाहूंगा। लेकिन 80 प्लस क्यों, कि अगर आपने मेहनत करके 80 प्लस 80 या उसके ऊपर नंबर ले आए तो फिर कितना भी कट ऑफ जाए आप सिक्योर जोन में हो। आपको ये देखने की बजाय डेली डेली अलग अलग जगहों पर कि क्या कट ऑफ पर चर्चा हो रही है, आप अपना पूरा फोकस मेंस पर रखोगे, जिसमें अमूमन कम ही समय मिलता है तैयारी के लिए। और तीसरा बड़ा कारण है जो कहते हुए बड़ा दुख भी है कि हमारे प्रदेश में हमारी जो स्थिति है स्टूडेंट्स की, वो ये है कि किन्हीं कारणों से जो हमारा सामान्य प्रशासन विभाग है और एमपीपीएससी है, इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया है कि जब तक ओबीसी रिजर्वेशन क्लियर नहीं हो जाता, रिजल्ट का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार है, 87-13-13 इसको बोलते हैं। अब हमें इस दायरे में आना होता है, क्योंकि अगर हम 13% वाले दायरे में, तो निश्चित तौर पर ये दो जो फिगर्स हैं, एक जिसमें अनरिजर्व है और एक जिसमें ओबीसी है, जो बाद में आरक्षण के अंतिम फैसले के बाद शामिल होंगे, उनमें से किसी एक को तो बाहर होना ही होना है। तो इस प्रकार की स्थिति में अगर आप हो तो फिर आप ईमानदारी प्रयास नहीं कर पाओगे। एक कंफ्यूजन यहां भी रहेगा कि होगा या नहीं होगा। इसलिए 87% वाली लिस्ट में आना है तो निश्चित तौर पर जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसका 13% ऑलरेडी कम हो जाता है, तो कट ऑफ और हाई चले जाते हैं। इसलिए भी मेरा क्या मानना है कि 80 प्लस अंक आने चाहिए। अब बात आती है कि 80 प्लस अंक क्यों आए, ये बात आप समझ गए होंगे क्यों आए, कैसे आए। हम इस बात पर आते हैं कि 80 प्लस अंक आखिर आए कैसे और क्या संभव है। बिल्कुल संभव है, मैं एक लाइन में उत्तर दे सकता हूं कि बिल्कुल संभव है, लोगों द्वारा लाए गए हैं और अभी भी आप लोग भी लेकर आओगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ नियमों का पालन करें। मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई उसको मैं 7 सूत्रीय स्ट्रेटजी बोलता हूं, 7 सूत्रीय रणनीति। कि अगर आप एक स्टूडेंट के तौर पर अपने जीवन में जब तक आप सफल ना हो जाओ, और मैं चाहूंगा कि जल्दी जल्दी सफल हो, है ना, और अपने सोसाइटी के लिए आप अपना बेस्ट करो इस पोस्ट के माध्यम से, कुछ समय के लिए आपको कुछ सूत्रों का पालन करना पड़ेगा, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, तभी आपके नंबर इतने आ पाएंगे। इसके लिए सबसे पहली चीज जो मैंने फॉलो की वो थी कठोर परिश्रम। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, और केवल परिश्रम नहीं, परिश्रम कैसा होगा, कठोर, हार्ड वर्क, है ना। स्मार्ट स्टडीज तो करनी है, लेकिन स्मार्ट स्टडीज करने के लिए भी मेहनत तो करनी होती है। कठोर परिश्रम से मतलब ये नहीं कि आप 24 में से 24 घंटे पढ़ो, 25 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, लेकिन 10-12 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। कितने लोग हैं जो इतना पढ़ पाते हैं, बहुत ही कम लोग पढ़ पाते हैं। कह सभी पाते हैं, कहने के लिए कोई भी कुछ भी कह सकता है ना, लेकिन कम ही लोग हैं जो सही अर्थों में इतना पढ़ पाते हैं। आप चाहे लाइब्रेरी में पढ़ो, आप चाहे घर में पढ़ो, आप अच्छे लोगों के साथ में ग्रुप स्टडीज करो, लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि 15-16 सब्जेक्ट को पढ़ना, उनका निचोड़ निकालना, फिर फैक्चुअल तौर पर आंसर देना अपने आप में चैलेंज होता है। कठोर परिश्रम एक पहला मैं मानता हूं, और कठोर परिश्रम के साथ साथ मैंने भी बहुत मेहनत की, लेकिन साथ साथ मैंने स्मार्ट स्टडीज की, स्मार्ट वर्क जिसे बोलते हैं हम लोग। मैंने कई सारे टॉपिक इग्नोर किए जहां से कभी पीएससी ने नहीं पूछा, जो मुझे परेशान करते थे, है ना। आज तक उनसे क्वेश्चन नहीं आया। अगर मैं वहीं उलझा रहता तो मुझे इन परीक्षाओं में साक्षात्कार देने का मौका ही नहीं मिल पाता, है ना। तो स्मार्ट वर्क करना है, उसके लिए मैंने तो आपको बता ही दिया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टेस्ट का डिस्कशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, टेस्ट का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी पर हम आने वाले हैं, है ना। तो कठोर परिश्रम और स्मार्ट वर्क, इसके अलावा सेल्फ मोटिवेशन, आत्म अभिप्रेरण। डेली तमाम ऐसे चैलेंज आएंगे, समस्या आएंगी कि आप डिमोटिवेट होने लगोगे, और लगातार एक ही काम करने से ऐसा होता भी है ना। फिर
घर से दूर रहना, हॉस्टल्स में रहना, लाइब्रेरीज में वेंटिलेशन की कमी, भीड़ भाड़ और कंपटीशन और कभी कभी सरकार के आयोग के निर्णय आपको थोड़ा डिमोटिवेट तो करते होंगे। लेकिन उन सब से इतर, उन सब को, जो चीज़ हमारे हाथ में ना हो उसे हमें इग्नोर करना चाहिए। जो हम चेंज नहीं कर सकते, नियम हम चेंज नहीं कर सकते, रिजर्वेशन पर जजमेंट हम नहीं दे सकते, तो उससे लड़ने से बढ़िया है कि धैर्य के साथ में चीज़ों, अच्छी चीज़ें होने का वेट करें और कम से कम जो हम कर सकते हैं वो करें। हम खुद को मोटिवेट करें, मेहनत करें, स्मार्ट वर्क करें। इसके अलावा आपको याद रखना है अनुशासन, चाहे वो खाने पीने का हो, रहने का हो, और चाहे फिर वो एक दिनचर्या को लेकर हो, है ना। अरस्तु, जो कि यूनान के बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने ये बात कही भी है कि दुनिया को जीतने से ज़्यादा महत्वपूर्ण या ज़्यादा शक्तिशाली, मैं दुनिया को जीतने वाले से ज़्यादा शक्तिशाली मैं खुद को जीतने वाले को मानता हूँ। कि दुनिया को जीता जा सकता है लेकिन खुद पर आपका कितना नियंत्रण है। लेकिन एज अ स्टूडेंट आपको पढ़ाई करनी है, परीक्षा पास करनी है, उस कंपटीशन को पीछे करके आगे निकलना है जिसमें लाखों की तादाद में लोग हैं और नंबर्स ऑफ वैकेंसी सैकड़ों में हैं, तो आपको अनुशासन रखना होगा, कुछ त्याग भी करने होंगे। अनुशासन प्लस त्याग, सेक्रीफाइसेस बहुत जरूरी हैं जीवन में, हर क्षेत्र में, लेकिन एज अ स्टूडेंट बहुत आपको मायने रखेंगे, काम आएंगे। इसके अलावा एक होता है धैर्य। ये परीक्षा धैर्य मांगती है, जिसमें धैर्य नहीं है ये परीक्षाएं उनके लिए है भी नहीं, और वो ये बात बहुत जल्दी समझ भी जाते हैं, क्योंकि कभी कभी आपकी गलती नहीं होती, व्यवस्था की गलती होती है, व्यवस्था में कुछ कमियां होती हैं। मैं गलती नहीं कहूँगा, कुछ कमियां या चुनौतियां होती हैं, उसके चलते चीज़ें लेट हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको सब्र रखना है, धीरज रखना है और अपनी तैयारियों पर फोकस करना है ना। अगर इन बिंदुओं के अलावा जो 5 बिंदु हैं, अगर बाकी 2 बिंदु बचते हैं मैं यहां लिख दूं। एक होता है निरंतरता। निरंतरता से यहां मेरा मतलब है कि किसी कार्य को लगातार करने की क्षमता। जैसे कि मैं रात में सोने से पहले ये सोचकर सोऊं कि कल मुझे कौन कौन से विषय निपटाने हैं। क्योंकि गलती यहां पर होती है कि हम एक दिन में पूरी किताब खत्म करना चाहते हैं, जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। प्रैक्टिकली एक किताब, क्योंकि अधिकतर आप भी देखते होगे, आपने कोई किताब खोली और आप आखिरी पेज पर पहुंच गए, ऐसा होता है, लेकिन ये सही नहीं है। क्योंकि आप जिन सेवाओं के लिए तत्पर हो, जिन परीक्षाओं जुड़े हुए हो, वो बहुत धीरज मांगती है, निरंतरता मांगती है। इसलिए पहले ही सोच लो कि नहीं भाई, अगर आज मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूं तो मैं 1919 के एक्ट से लेकर डीपीएसपी तक ही पढ़ूंगा, इतना हो जाएगा तो मैं कुछ देर आराम करके नया विषय उठा लूंगा। लेकिन आप ये सोचते हो कि नहीं आज पॉलिटी खत्म कर देंगे या हिस्ट्री खत्म कर लेंगे, तो वो होने वाली है नहीं, और कर भी दिया आपने तो वो कितनी अच्छी की होगी ये आप ही समझ सकते हो। तो निरंतरता का मतलब है लगातार काम करना, सोते समय ये तय करना कि कल क्या करना है, उठकर ये सोचना कि रात में क्या लक्ष्य बनाए थे, सुबह से लेकर शाम तक, जब तक कि दोबारा लक्ष्य ना बन जाए, काम करते रहना। और ऐसा लोग कर सकते हैं, कम ही लोग करते हैं और वो कम ही लोग सेलेक्ट हो पाते हैं, बाकी भीड़ तो आप देख ही रहे हो हर जगह है ना। इन सब के अलावा एक आपका होना चाहिए व्यवस्थित शेड्यूल, है नहीं, उसको मैं बोल देता हूं दिनचर्या, या इसको हम बोल सकते हैं शेड्यूल। हर व्यक्ति का अपना शेड्यूल होता है, हर व्यक्ति का शेड्यूल होता है, हर संस्था का शेड्यूल होता है, सरकार का शेड्यूल होता है, प्रशासनिक अधिकारियों के शेड्यूल होते हैं। सबको समय पर काम करना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को आप देखिए, उनकी सबसे अच्छी विशेषता यही है कि वो व्यक्ति 70+ होने के बावजूद भी लगातार काम करते हैं, क्योंकि उनके काम बिल्कुल निश्चित हैं। अगर उन्हें शाम को किसी मीटिंग में जाना है और दिन में उनकी मध्य प्रदेश में कोई रैली है, वो दोनों मैनेज कर लेते हैं। तो जैसे वो अपना शेड्यूल बनाते हैं, उसे फॉलो करते हैं। अगर आप में बाकी सारे गुण हैं तो आप शेड्यूल को फॉलो कर लेंगे। दिक्कत यही आती है ना कि हम एक दिन में कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, इसलिए पहले तय कर लीजिए। बिल्कुल छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए कि सोमवार को मुझे 3 विषय पढ़ने हैं, मंगलवार को बाकी 3 विषय, बुधवार को बाकी 3। इन विषय में भी पूरा नहीं पढ़ना है। सोमवार को 3 विषय में 3 घंटे 2 घंटे मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है। लेकिन हाँ दोस्तों, ये जरूर बात बताऊंगा कि
आपको टेस्ट और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो डेली लगाने हैं। एमपीपीएससी में चूंकि 100 के 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं और फैक्चुअल लेवल ही होता है उनका, एक दो ही कंसेप्चुअल होते हैं, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि कभी कभी आप पूरा टॉपिक पढ़ लेते होगे लेकिन आप जब क्वेश्चन लगाने बैठते होगे तो कुछ नया क्वेश्चन मिल जाता होगा। उसके पीछे कारण ये है कि क्वेश्चन बनाने के लिए कितना भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ये व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताओं पर आधारित है ना। इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने लगाओगे वो आपको मदद करेंगे आपकी तैयारियों में, है ना। तो दिनचर्या शेड्यूल बनाइए, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, सोते समय क्या पढ़ना है, जो विषय कठिन लगते हो उठकर, सबसे ज्यादा एनर्जी होती है 2-3 घंटे पढ़िए, है ना। किसी के लिए साइंस कठिन होता है तो किसी के लिए इतिहास, तो किसी के लिए और दूसरे विषय। सोते समय सबसे कमजोर जो आपको विषय लगते हैं कि यार ये तो मुझसे बन जाते हैं, बस रिवीजन जरूरी है, वो सोते समय पूरा कीजिए। तो ये तरीके आप फॉलो करोगे और इन 3 बातों को ध्यान रखोगे कि कट ऑफ बढ़ रहा है, मेंस के लिए सिक्योर जोन में रहना है, और 87-13 का मामला भी सॉल्व नहीं हुआ है, और कब होगा ये भी दावे से नहीं कह सकते। इसलिए 80 से कम नंबर पे काम नहीं चलेगा। चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोचकर यही चलना है कि नहीं चलेगा, ताकि एक मनोवैज्ञानिक संबल हमें मिलता रहे कि हमें कितना करना है। इसके बाद अगर हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ें तो अगला प्रश्न है टेस्ट सीरीज या टेस्टों का सफलता में कितना योगदान है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे अब हमने 100 दिन का प्लान बनाया है कि हमको 100 दिन पढ़ाई करनी है परीक्षा निकालने के लिए, तो मेरा ये मानना है कि नियमित तौर पर एक टेस्ट हमको डेली लगाना चाहिए। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, हमारा इंस्टीट्यूट भी टेस्ट सीरीज के लिए विख्यात है, आप में से तमाम लोगों से जुड़े भी होंगे, जुड़ भी सकते हैं, हमारे नंबर्स वगैरह सब आप देख ही रहे हो। उसके अलावा अगर हम मुद्दे पर आए तो पर डे आपको एक टेस्ट लगाना है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि हम उस माहौल में खुद को देखते हैं कि जहां 200-400 बच्चे बैठे हैं, आप कहीं बीच में बैठे हो और आप उन सब में पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, टॉप 10 में आते हो कि नहीं, क्योंकि वो तो एक छोटा सा फिगर है। लाखों बच्चे 52 जिला मुख्यालयों के जो अलग अलग केंद्र होंगे वहां पर परीक्षाएं दे रहे होंगे, और अंततः कुछ 10,000 12,000 लोग मेंस लिखने जाएंगे, तो आप उनमें खुद को कहां देखते हो। इसलिए टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी होती है, और भीड़ में बैठने का अनुभव ये होता है कि हम पर बहुत सारी गलतियां जो होती हैं वो परीक्षा में नहीं होती। लेकिन अब मैं जरा टेस्ट के बारे में आऊं कि टेस्टों का रोल कितना है, क्योंकि मैंने जितनी परीक्षाएं पास की हैं उसके पीछे मैं सबसे बड़ा कारक इन्हीं को मानता हूं कि कम समय में भी हम लगातार टेस्ट दें। जैसे मैंने आपको बताया कि 100 दिन में हम टारगेट बना लें, जैसे कि अगर मुझे टारगेट बनाना है तो मैं पर डे टेस्ट लगा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पर डे नहीं तो 2 दिन में एक लगाइए, यानी 50 टेस्ट लगा लीजिए। इन 50 टेस्ट को लगाने का मध्य उद्देश्य होगा इनका एनालिसिस। अब ये एनालिसिस क्या है, आप अगर इस पॉइंट को ठीक से देख लो, मैं दावे से कह रहा हूं जब आप परीक्षा देकर आओगे तो आप वापस इस पॉइंट पर आकर जरूर देखोगे कि मैंने आपको क्या बताया था। ये एनालिसिस ही आपको पास कराएगा। कैसे, देखिए 50 टेस्टों में मान लीजिए आपने 5,000 प्रश्न देखे, हर में 100 क्वेश्चन आते हैं। इन 5,000 में से मान लीजिए हर टेस्ट में आपके 70 क्वेश्चन ठीक होते थे, आपने 3500 क्वेश्चन ठीक कर दिए। लेकिन ध्यान रखिएगा आपने 1500 क्वेश्चन गलत भी किए हैं। अब स्टूडेंट्स करते क्या है कि टेस्ट देने के बाद टेस्ट को या तो रख देते हैं ये कहकर कि पेपर के समय एक बार देख लेंगे, या ये भी नहीं कहते कि इसको देखेंगे, वो ये सोचते हैं कि अगली बार टेस्ट में क्या किया जाए। जबकि सबसे गलत यही है, आप कुछ भी मत कीजिए, एक दिन चाहे आप 1 घंटे कुछ कम पढ़ लीजिए, लेकिन टेस्ट देने के बाद में, चाहे आप घर पर दे रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन या इंस्टीट्यूट में जाकर दे रहे हो, जिस भी मोड में जो भी टेस्ट आप दे रहे हो, उस टेस्ट में आपने जो भी क्वेश्चन गलत किए हैं उन्हें लाइन टू लाइन छोटे छोटे शब्दों में लिखते जाइए। लगभग एक कॉपी में आप उन सभी गलत क्वेश्चंस को लिख लीजिए जो आपने टेस्ट के दौरान गलत किए। हो सकता है कि किसी के पास 1500 तो किसी के पास 2000। एक पेज में अमूमन 30 से 40 क्वेश्चन लिखे जा सकते हैं, क्योंकि हमको पूरी कहानी नहीं लिखनी है, हमें सिर्फ ये लिखना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि मूल अधिकार किस भाग में है, भाग 3 में। अब ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्या लिखेंगे, भाग 3 बराबर मूल अधिकार, ये एक फैक्ट हो गया।
ऐसे आपने हजारों फैक्ट इकट्ठे कर लिए। उन पेपरों का एनालिसिस करना बहुत कठिन होगा परीक्षा के दौरान, लेकिन मैं दावे से बोल रहा हूं आपने अपनी कॉपी में ये सारे अपने हाथ से लिख रखे हैं। मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा लगेगा 1500-2000 क्वेश्चंस को देखने में। एक बार आप वो क्वेश्चन गलत कर चुके हैं, दूसरी बार आपने हाथ से लिख लिया है, तीसरी बार आपने उसे एक बार देख लिया है। उसके बाद जब वो क्वेश्चन किसी भी रूप में किसी भी तरीके से आपके सामने आएगा, 4 ऑप्शन के साथ आएगा, आप खुश हो जाओगे उसे देखकर, क्योंकि उससे आपकी पुरानी दोस्ती होगी, क्योंकि वो आपसे गलत हुआ था, उसको आपने नोट किया और आप उसका रिवीजन किया। उसमें भी आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहचानने में कोई खास दिक्कत नहीं है। तो 1500 क्वेश्चंस या मेरे पास तो 5000 तक क्वेश्चन हो गए। मुझे टेस्ट लगाने का एक अपना मजा है, टेस्ट लगाने में मुझे एक आनंद प्राप्त होता है, मैंने और लंबा समय भी हो गया है ना। तो कई सारे टेस्ट हैं, आप विश्वास नहीं मानोगे, इन क्वेश्चन में 3500 क्वेश्चन मान लो आपने ठीक करे। ये हम एक एग्जांपल या फिगर मान के चल रहे हैं। हो सकता है किसी के 2000 ही ठीक हो, या किसी के 3000 हो, या किसी के 3500, लेकिन आपके जितने क्वेश्चन गलत हैं उनकी आपके पास एक लिस्ट बनी हुई है। और जो क्वेश्चन आपने गलत किए निश्चित तौर पर वो दमदार क्वेश्चन होंगे, पेपर में आने की संभावना भी है। इन्हीं क्वेश्चन में से आपको कई सारे टॉपिक मिल जाएंगे, वो टॉपिक जो आप सोच के कहोगे यार ये तो मैंने तैयारी नहीं किया, या कुछ टॉपिक ऐसे मिल जाएंगे जिनको आपको लगेगा कि यार पीएससी भी यहां से क्वेश्चन पूछता है, अब इस पर काम कर लिया जाए। ऐसे 50 टॉपिक मैंने भी अपने लिए बनाए, आप भी अपने लिए बना सकते हो। ये थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी होती है। इसमें क्या है, हम अपना पर्सनल जो हमारा एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, उसका यूज कर रहे होते हैं। और एक ही कॉपी में हजारों गलत क्वेश्चन, हजारों वो टॉपिक, हजारों नहीं सॉरी, कुछ सैकड़ों या आधा सैकड़ा वो टॉपिक जो हमको टेस्ट के दौरान ऑब्जेक्टिव लगाने के दौरान मिले, उनको हम सॉल्व कर रहे होते हैं। और निश्चित तौर पर जब आप इनको पढ़कर जाओगे तो परीक्षा में 7, 8 या 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके यहां से होंगे। ये बात आप मेरी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये वीडियो प्लेटफॉर्म पर हमेशा मौजूद रहेगा, आप एनालिसिस कर लेना। लेकिन आपने तरकीब सही अपनाई हो, और जो इस तरीके से कर रहे हैं उनको फायदा भी हो रहा है, आपको भी निश्चित तौर पर होगा। ये हमारा 5वां क्वेश्चन था। चूंकि बातचीत बड़ी लंबी होनी है, 5 क्वेश्चन जो और ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं उनके आपको एक बार नाम दिखा दूं, बिंदु दिखा दूं कि प्रीलिम्स और मेंस को लेकर बड़ा टेंशन्स होते हैं, नोट्स को लेकर टेंशन होते हैं, किताबों को लेकर टेंशन्स होती हैं, और अंतिम दिनों के तनाव को लेकर भी टेंशन होती हैं। और इन पर कई सारी चीजें हैं जिनसे हम बातचीत कर सकते हैं, आपसे रूबरू हो सकते हैं। लेकिन आज की जो क्लास है, आज का जो वीडियो था, इसका बनाने का मतलब ये था कि आपके शुरुआती प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं। अब जो बाकी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो पहले के प्रश्नों से ज्यादा वैल्यूएबल हैं, उनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि उसके पीछे वजह ये है कि आप इन प्रश्नों पर चिंतन कर सको और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सको। इसमें जो बेनिफिट्स होंगे आप उनको यूज करो। आगे की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, अगले वाले पार्ट में, इसका जो पार्ट 2 होगा, आपके बाकी के प्रश्नों के उत्तर देंगे जो आपको तैयारी के दौरान लाभपूर्ण भी होंगे और आपको मार्गदर्शित भी करेंगे। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आप जब तैयारी करने बैठोगे तो ये आपको एक प्रकार से दिशा निर्देशित भी करेंगी, और आपके कई सारे सवाल के आपको उत्तर भी मिल गए होंगे, और कुछ सवालों के आपके कुछ सवाल होंगे उनके उत्तर आपको चाहिए तो आप कमेंट भी कीजिएगा इस वीडियो पर, तो हम कोशिश भी करेंगे कि उनके उत्तर दे सकें। बाकी प्रश्नों के जवाब लेकर जल्दी आपके समक्ष हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।